इस मूवी की शुरुआत में एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें भयानक आग लगी होती है और चारों तरफ धुएं का गुबार फैला रहता है। इसी जलती हुई बिल्डिंग के अंदर हमारा हीरो एक छोटी बच्ची को बचाता है और उसे रस्सी की मदद से नीचे उतारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक आग की वजह से रस्सी पूरी तरह जल जाती है और दोनों नीचे की ओर गिरने लगते हैं। गिरते वक्त हीरो की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी के दृश्य घूम जाते हैं। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ होता है, सब कुछ एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगता है। जमीन पर गिरने के बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब होश आता है तो वो सोचता है कि शुक्र है उसे कुछ नहीं हुआ। तभी वो देखता है कि जिस बच्ची को वो बचा रहा था और दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास चली जाती है। अब वो उठकर उस बच्ची के पास जाता है और उससे पूछता है कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन बच्ची उसे देखती तक नहीं। वो हैरान हो जाता है कि कोई भी उसे नोटिस क्यों नहीं कर रहा। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वो सोचता है शायद उसी बच्ची ने आवाज दी होगी और फिर से कहता है कि मेरा नाम ये है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन इस बार भी कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। वो परेशान होकर सोचने लगता है कि आखिर सभी लोग उसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं। फिर वो दूसरी तरफ देखता है जहां दो अजीब से लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक लंबा चौड़ा आदमी होता है जिसने कोट पहन रखा होता है और दूसरी तरफ एक लड़की होती है जो देखने में काफी क्यूट लगती है, जिसका नाम लीफ होता है। वो लड़की मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि तुम यहाँ बीच में क्यों खड़े हो? हर जगह घूम रहे हो, कहीं ऊपर से कुछ गिर गया तो सिर पर लग जाएगा। एक तरफ ये सब चल रहा होता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हीरो की पूरी टीम दुर्घटना में मरे हुए अपने साथी को घेरकर शोक मना रही होती है। तभी पता चलता है कि जो आदमी मरा हुआ पड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ही होता है। ये देखकर वो खुद भी चौंक जाता है। वहीं पास खड़े लीफ और वो लंबा आदमी बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं, जैसे उन्हें इस मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वे बताते हैं कि कुल मिलाकर 3 लोग उसे लेने आए हैं। वे कहते हैं कि जब तक तुम ऊपर की दुनिया तक पहुंचोगे तब तक 49 दिनों तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इस दौरान तुम्हारे ऊपर 7 तरह के मुकदमे चलेंगे और हम तीनों तुम्हें इन सब से बचाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हें दोबारा जीवन मिल सके। वे बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुमने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी और ऐसी घटना बहुत सालों बाद हुई है। इतने में एक आदमी अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हूँ। फिर वो मजाकिया अंदाज में कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि तीसरा आदमी कौन है। वो तीसरा आदमी कैप्टन गैंग्रीन है जो तुम्हारे क्रियाकर्मों से जुड़ा हुआ है। शायद वो इस वक्त खाना खाने गया होगा। ये कहकर वो हल्का सा हंसता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि आसमान से साइकिल जैसी कोई चीज़ नीचे उतरती है और तभी साफ हो जाता है कि हीरो पूरी तरह मर चुका है और उसकी आत्मा ऊपर की ओर जा रही है। फिर भी उसे यकीन नहीं होता। वो बार बार कहता है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, मैं उनसे आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। लेकिन उसे जबरदस्ती ऊपर की तरफ खींचा जा रहा होता है। कट करके दिखाया जाता है कि गार्डियंस का कैप्टन गैंग्रीन खाना खा रहा होता है। जैसा पहले बताया गया था, वो सच में खाना खा रहा होता है, लेकिन उसे खाना पसंद नहीं आता और वो आधा छोड़कर उठ जाता है। तभी वो हीरो की माँ को देखता है। फिर हीरो का भाई उनकी माँ के पास जाता है और कहता है कि चलो अब उसे विदा करने का समय हो गया है। फिर दिखाया जाता है कि हीरो आफ्टर लाइफ यानी ऊपर की दुनिया के गेट के सामने पहुंच चुका होता है। वहां लाखों आत्माओं की भीड़ लगी होती है। तभी लीफ जोर से घोषणा करती है कि ये देखो, एक पैरागन आया है, सब लोग साइड में हट जाओ और उसे अंदर जाने दो। उसी समय गैंग्रीन भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद लीफ एक पर्ची उठाती है और वहां रखी एक मूर्ति के मुंह में डाल देती है। जैसे ही वो पर्ची अंदर जाती है, गेट पर एक बड़ा सा चिन्ह उभर आता है। इसे देखकर लीफ घोषणा करती है कि तुम्हें 49 दिनों तक चलने वाली परीक्षाओं से गुजरना होगा और अब तुम्हारा पहला केस शुरू होने वाला है। ये कहकर वो उसे गेट के अंदर ले जाते हैं। अंदर जाने पर एक विशाल पुल दिखाई देता है जिसके दोनों ओर खौलता हुआ लावा बह रहा होता है। जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो सीधे लावे में गिरना तय है। वो डरते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। तभी उससे पूछा जाता है कि सोच समझकर बताओ, क्या तुमने कभी किसी की हत्या की है? वो घबरा कर कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब उसे बताया जाता है कि यहाँ वही लोग लाए जाते हैं जिनकी वजह से किसी न किसी तरह किसी की जान गई हो। गैंग्रीन समझाता है कि कुल मिलाकर 7 तरह के मुकदमे होते हैं और हर एक मुकदमे में इंसान के कर्मों का हिसाब लगाया जाता है। कौन सा केस पहले आएगा ये पहले से तय नहीं होता, बस संयोग होता है।
हीरो कहता है कि उसने तो कभी कीड़े मकोड़ों तक को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस पर गैंग्रीन समझाता है कि हत्या का मतलब सिर्फ सीधे किसी को मार देना नहीं होता। अगर तुम्हारे किसी फैसले या गलती की वजह से किसी की जान चली गई हो तो उसे भी अपराध माना जाता है। इसके बाद लीफ अपनी आंखें बंद करके उसके पूरे जीवन के कर्मों को स्कैन करती है। तभी एक घटना दिखाई जाती है जिसमें वो अपने साथ काम करने वाले आदमी को बचा नहीं पाता और उसकी मौत का कारण बन जाता है। इसके बाद जमीन पर एक गोल घेरा बन जाता है और उसके अंदर उबलता हुआ लावा भरने लगता है। कई आत्माएं उसमें गिरकर तड़प रही होती हैं और कुछ लोग उसके पास आकर उससे मदद की गुहार लगाते हैं। हीरो की आदत होती है लोगों की मदद करना, इसलिए वो बिना सोचे समझे उनकी सहायता करने आगे बढ़ता है। तभी वहां न्याय के देवता प्रकट होते हैं, जिनकी आवाज बेहद गूंजदार और डरावनी होती है। उनकी गरजती हुई आवाज सुनकर हीरो डर के मारे लड़खड़ा जाता है और लगभग गड्ढे में गिरने लगता है। न्याय के देवता के साथ 2 वकील भी होते हैं जो उसके कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले होते हैं। उनमें से एक वकील देवता को बताता है कि इस इंसान ने अपने साथ काम करने वाले साथी को नहीं बचाया था, जिसकी वजह से उस ऑफिसर की मौत हो गई थी। ये बात बहुत बड़ा अपराध मानी जाती है। इसके बावजूद वो वकील वही रोज वाला आरोप दोहराता रहता है। फिर दूसरे वकील को दिखाया जाता है जो काफी मोटा ताजा होता है और देखने से लगता है कि वो बड़े खाने पीने वाले घराने से आता है। उसे हर जगह ऊँघते रहने की आदत होती है। तभी बूढ़ा सा देवता तेज आवाज लगाकर उसे जगाता है। वो नींद से उठते ही रटे रटाए डायलॉग बोलने लगता है कि इस आदमी ने अपने साथी की मौत का कारण बनाया है और इसे कम से कम 50 साल की सजा मिलनी चाहिए। इस पर गाइड गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये आदमी एक पैरागॉन है जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाता है। इसे तो कम से कम सजा मिलनी चाहिए। तब वो मोटा वकील भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और 50 साल की जगह 5 साल की सजा की सिफारिश करता है। गार्डियंस भी उसके पक्ष में बोलते हैं। उसी समय गैंग्रियन ऑब्जेक्शन कहकर बहस में कूद पड़ता है। तभी हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें टीम का वही ऑफिसर उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ और बाकी लोगों की जान बचाओ। वो ऑफिसर को वहीं छोड़कर एक्सीडेंट में फंसे हुए 8 लोगों की जान बचाने चला जाता है। गैंग्रीन ये सारी डिटेल्स न्याय के देवता को विस्तार से समझाता है। ये सब सुनकर देवता कुछ देर सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि अपने साथी को न बचा पाना तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन उसी दिन तुमने 8 लोगों की जान बचाई थी। इससे मैं संतुष्ट हूँ और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इस तरह पहले मुकदमे में तुम पास हो जाते हो और अब अगले केस की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो और उसके गार्डियंस दूसरे देवताओं के पास जा रहे होते हैं। लीफ उससे कहती है कि अगला प्रोसेस तो तुम बहुत आसानी से पास कर लोगे, क्योंकि अब हम उस देवी के पास जा रहे हैं जो आलसी लोगों को सजा देती है। लेकिन तुम तो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा भाग दौड़ करते रहे हो, इसलिए इस परीक्षा में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ये भी कहती है कि अगर तुम पूरे 49 दिन की परीक्षाएं पार कर लोगे तो तुम्हें दोबारा पूर्ण जीवन मिल जाएगा। इतना कहते कहते वे अगले देवता के गेट पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर गार्डियंस उसकी खूब तारीफ करते हैं। वे बताते हैं कि इस आदमी ने हमेशा दूसरों की मदद की है, अपने बारे में कभी नहीं सोचा और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है। ये सारी बातें सुनकर वहां मौजूद देवी कहती है कि तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तुम जैसा अच्छा और नेक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी तो यहाँ एक मूर्ति लगनी चाहिए। वो देवी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो सीधा साधा इंसान होता है और सच के अलावा कुछ बोलना नहीं जानता, इसलिए कह देता है कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया। बस इतना सुनते ही गार्डियंस की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। देवी गुस्से में आकर कहती है कि सिर्फ पैसों के लिए तुमने ये सब किया, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर वो उसके नीचे का प्लेटफॉर्म हटा देती है और वो तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। वो जिस दिशा में गिर रहा होता है वहां एक भयानक मशीन चल रही होती है जिसमें हजारों लोग झोंके जा रहे होते हैं। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। तभी गैंग्रीन और लीफ उसे बचा लेते हैं। फिर वो पूरी सच्चाई बताता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था। असल में उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके भाई की कॉलेज की फीस भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे दिन रात काम करना पड़ता था और उसने मजबूरी में पैसों की बात कही थी। इसके बाद गार्डियंस उस देवी को पूरी कहानी विजुअल्स के जरिए दिखाते हैं। सच्चाई सामने आते ही देवी का दिल पिघल जाता है और वो कहती है कि बच्चे तुम सच में अच्छे इंसान हो, लो मैं तुम्हें इस परीक्षा में पास करती हूँ।
इस तरह वो दूसरा मुकदमा भी पास कर लेता है और अब अगले चरण की ओर बढ़ता है। कट करके दिखाया जाता है कि वो तीसरे गेट की ओर नाव में सवार होकर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कई खतरनाक मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। गैंग्रीन और उसके साथी मिलकर उन राक्षसों से लड़ते हैं और खुद को बचाते हैं। तभी गैंग्रीन कहता है कि तुम्हारे परिवार में किसी की मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा धरती पर भटक रही है। उसी वजह से ये मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें दोबारा जीवन मिलने का समय जल्दी खत्म हो जाएगा। गैंग्रीन कहता है कि इसका एक ही समाधान है, मैं खुद धरती पर जाकर देखता हूँ कि वो आत्मा किसकी है और उसे शांत करके वापस आऊँगा। तब तक तुम लोग इसे संभालो। ये कहकर गैंग्रीन उसे बाकी गार्डियंस के भरोसे छोड़कर धरती की ओर चला जाता है। कट करके धरती का सीन दिखाया जाता है जहां टीम के परिवार का एक सदस्य मर चुका होता है। वो और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई होता है। गैंग्रीन अपनी तलवार निकालकर उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा उसके भाई जैसी मासूम नहीं होती। वो गैंग्रीन को चकमा देकर भाग जाती है। गैंग्रीन हार नहीं मानता और उसे पकड़ने के लिए जोरदार पीछा करता है। दोस्तों, ये सीन मूवी में बेहद खतरनाक तरीके से फिल्माया गया है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वो उस आत्मा को काबू में कर लेता है। कट करके फिर से आफ्टर लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहां हीरो अपने गार्डियंस के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी उन पर फिर से मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। गैंग्रीन अभी तक वापस नहीं लौटा होता है, इसलिए गार्डियंस को अकेले ही इन राक्षसों का सामना करना पड़ता है। तभी अचानक वहां बहुत विशाल और भयानक रूप वाले 2 देवता प्रकट होते हैं जो लगभग उन मॉन्स्टर्स को मार ही डालते हैं। वे देवताओं के देवता होते हैं। उन देवताओं को देखकर गार्डियंस झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। हीरो भी उनके सामने सिर झुकाता है। तब देवताओं का देवता सवाल करता है कि अगर ये इंसान इतना नेक है तो फिर इस तरह के राक्षस इसे क्यों परेशान कर रहे हैं। गार्डियंस जवाब देते हैं कि इस हालात को संभालने के लिए हमारा कैप्टन धरती पर जा चुका है और बहुत जल्द सब कुछ ठीक करके वापस लौट आएगा। ये सुनकर देवता कहता है कि ठीक है, लेकिन ये काम जल्दी पूरा होना चाहिए। जो आत्मा इस तरह भटक रही है उसे जल्द से जल्द शांत किया जाना चाहिए। देवता की ये बात सुनकर हीरो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके परिवार का ही कोई सदस्य मरा है। गुस्से में आकर वो देवताओं के देवता का कॉलर पकड़ लेता है और उनसे ऊंची आवाज में बात करता है। ये देखकर गार्डियंस घबरा जाते हैं और तुरंत उसे देवता से दूर खींच लेते हैं। वे देवता से माफी मांगते हैं। देवता उसे कोई सजा नहीं देता, बस गार्डियंस को हल्की सी डांट लगाता है कि तुम लोग इसे ठीक से संभाल क्यों नहीं पा रहे। इसके बाद देवताओं का देवता वहां से चला जाता है। कट करके दिखाया जाता है कि अब वे अगले जज के पास पहुंचते हैं। वहां एक छोटी सी लड़की लॉलीपॉप चूस रही होती है। असल में वही ज्ञान की देवी होती है जो दूसरों को धोखा देने वालों के मामलों की सुनवाई करती है। यहाँ भी हीरो को फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है। आरोप लगाया जाता है कि इस आदमी ने एक छोटी बच्ची के साथ गलत किया है। वो बच्ची को उसके पिता की तरह बनने का नाटक करते हुए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 98 लेटर भेज चुका होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि इसे सजा मिलनी चाहिए। हीरो सच स्वीकार कर लेता है और कहता है कि हाँ, वो बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए उसका मन रखने के लिए मैंने उसे लेटर भेजे थे। ये सुनकर लॉलीपॉप वाली देवी, जो खुद भी बच्चे के रूप में होती है, उसे सजा सुना देती है। सजा ये होती है कि उसकी जीभ काट दी जाए। गार्डियंस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। उस समय गैंग्रीन धरती पर मौजूद नहीं होता। अब गार्डियंस किसी तरह गैंग्रीन से संपर्क करते हैं। गैंग्रीन अपने दिमाग को लिंक करके अपनी आवाज़ वहां भेजता है। वो कहता है कि हमें ये केस लड़ने का आखिरी मौका दीजिए। टीम ने सिर्फ उस बच्ची को ही लेटर नहीं भेजे थे, बल्कि अपनी माँ को भी 15 साल तक छोटे छोटे लेटर लिखे थे। उन लेटरों को पढ़ कर उसकी माँ, जो बीमारी से हार मान चुकी थी, धीरे धीरे ठीक हो गई थी। घर से दूर रहकर भी वो अपनी माँ को खुश रखने के लिए लिखता रहता था कि माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। ये सब पढ़कर उसकी माँ का मन हल्का हो जाता था। बिल्कुल इसी तरह जिस छोटी बच्ची को उसने लेटर लिखे थे, वो अपने पिता के मरने के बाद बहुत दुखी हो गई थी। उसके लेटर पढ़कर वो भी धीरे धीरे अपने गम से बाहर आ गई थी। इस तरह गैंग्रीन टीम की पूरी सच्चाई ज्ञान की देवी के सामने रखता है। सारी बातें सुनकर लॉलीपॉप देवी कहती मैं कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अब मैं तुम्हें इस केस में पास करती हूँ और तुम आगे बढ़ सकते हो। कट करके एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तभी गैंग्रीन वहां पहुंचता है और हीरो से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा भाई भी पूरी तरह सुरक्षित है। ये सुनकर हीरो राहत की सांस लेता है और कहता है कि शुक्र है, मेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ। तभी गैंग्रीन गार्डियन से कहता है कि इस घटना में एक इंसान मरा है, लेकिन ध्यान रखना कि इस बात की भनक किसी को ना लगे। इतना कहकर वो फिर से धरती की ओर रवाना हो जाता है।
कट करके दिखाया जाता है कि उस सोल्जर के साथ असल में क्या हुआ था। वो एक बहादुर सैनिक होता है। रात के समय वो एक पोस्ट पर खड़ा होता है और उसके साथ एक जूनियर सोल्जर होता है जो बहुत डरा हुआ रहता है। वो सीनियर उसे हिम्मत देता है, उसे मोटिवेट करता है और गले लगाकर समझाता है। तभी घबराहट में जूनियर सोल्जर से गलती से ट्रिगर दब जाता है। गोली सीनियर को लग जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इस हालत में भी वो अपनी जूनियर को बचाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करो, किसी को कुछ मत बताना वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। तभी वहां कर्नल पहुंचता है और उसे घायल हालत में देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसी ने दोनों को उस पोस्ट पर तैनात किया था। उसे डर होता है कि जांच होगी कि उसने एक जूनियर सोल्जर को इतनी खतरनाक जगह पर क्यों भेजा। इन सब झंझटों से बचने के लिए वो जूनियर सोल्जर के साथ मिलकर फैसला करता है कि उस घायल सोल्जर को कहीं दफना दिया जाए। कट करके टीम को दिखाया जाता है। अब वे तीनों बर्फीले इलाके में किसी आर्कटिक जैसी जगह पर चल रहे होते हैं। तभी अचानक तूफान उठने लगता है और रास्ते में कई अड़चनें आने लगती हैं। हीरो कहता है कि मेरे परिवार में तो सब ठीक है, फिर ये रुकावटें क्यों आ रही हैं। तभी उन्हें एक नाव दिखाई देती है और वे उस पर सवार हो जाते हैं। कट करके फिर से उस घायल सोल्जर को दिखाया जाता है। वो मरा नहीं होता बल्कि अब भी जिंदा होता है, लेकिन कर्नल और जूनियर सोल्जर को ये पता नहीं होता और वे उसे जिंदा ही दफना देते हैं। इसके बाद वे उसकी माँ के पास जाकर झूठ बोलते हैं कि आपका बेटा आर्मी ज्वाइन करने के बाद न जाने कहाँ गायब हो गया। इस तरह एक के बाद एक झूठ बोलकर वे उसकी माँ को गहरे दुख में डाल देते हैं। ये सब देखकर गैंग्रीन को अपना अतीत याद आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह उसके पिता भी किसी युद्ध में लाशों के बीच जिंदा दफन हो गए थे। उनके इस तरह मारे जाने से गैंग्रीन की माँ को भी बहुत गहरा सदमा लगा था। कट करके नर्क जैसे एक स्थान को दिखाया जाता है जहां उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को एक कांच के बॉक्स में बंद करके दबाया जाता है और उन्हें भयानक यातनाएं दी जाती हैं। ये सारी सजाएं विस्तार से दिखाई जाती हैं। अगले दिन तीनों को एक और रास्ते पर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक एक आत्मा भटकती हुई मिल जाती है और वो हीरो को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारा भाई मर चुका है। ये सुनकर हीरो टूट जाता है और उसके अंदर की ताकत जैसे खत्म हो जाती है, लेकिन वो एक फायर फाइटर होता है, इसलिए मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल लेता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीन उसी जगह खड़ा होता है जहां सुइयों को दफनाया गया था। तभी वो आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथों को मिटाना तुम्हारा काम है, लेकिन यहाँ बेकार में समय क्यों गवा रहे हो? उसकी बातों से एंग्री गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गैंग्रीन चिल्लाकर कहता है कि यहाँ सही मैं हूँ या तुम? तुम्हें मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ। अब जाओ और अपना काम संभालो। ये सुनकर विनर सवाल किए बिना वहां से चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि कीबोर्ड गार्डियां गेट के अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये जगह एफ विड्रॉल यानी विश्वासघात का नर्क है। यहाँ भी एक देवी जीवन पैरागॉन होने के कारण टीम को फ्री पास मिल जाता है और बिना ज्यादा मेहनत किए वे आगे बढ़ जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीन धरती पर उन जूनियर सोल्जर्स को देखता है जिन पर गलती से सुइया ने गोली चला दी थी। कर्नल ने उस सोल्जर को कुछ दिनों की छुट्टी दी होती है, उसे पूरे पैसे भी दे देता है और कहता है कि जाओ आराम करो, तब तक सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। ये पूरा दृश्य सुइयों की आत्मा देख रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि वो 2015 में जाकर आखिरी बार उसे खत्म करने की कोशिश करती है। वो योग की आंखों से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ एंग्री को देखकर आत्मा डरकर भाग जाती है। एंग्री उसका लगातार पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़कर एक बिल्डिंग से बांध देता है। फिर एंग्री उससे कहता है कि जो तुम करने जा रहे हो वो बिल्कुल गलत है। अगर तुम बदला लेने का वादा छोड़ दो तो मैं तुम्हें पूरा जीवन दिला सकता हूँ, बस कुछ दिन सब्र कर लो। वो कहती है कि मैंने कितनी तकलीफें सही हैं, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगी। ये कहकर वो किसी तरह गैंग्रीन से बचकर भाग जाती है। कट करके उसी रोज को दिखाते हैं जब वो सीधे कर्नल के पास जाता है और कहता है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। कर्नल उसे समझाते हुए कहता है कि तू क्या बकवास कर रहा है, ये इतना बड़ा पाप नहीं है जितना तू समझ रहा है। इस तरह उसे समझाकर वहां से भेज देता है। कट करके मर गार्डियंस को दिखाते हैं। गैंग्रीन कहता है कि सुइयों की आत्मा बहुत जिद्दी है, ये सब कुछ ठीक तरह से चलाने के लिए जरूरी है कि उसकी आत्मा को खत्म कर दिया जाए। ये सुनकर फिल्म दौड़कर आगे आता है और गैंग्रीन के पैरों पर गिरकर विनती करता है कि प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना, उसे भी यहाँ पूरा जीवन दे दीजिए। इस तरह वो गैंग्रीन से गिड़गिड़ाने लगता है। कट करके धरती पर राहुल को दिखाते हैं। वो जूनियर सोल्जर किम के घर जाता है और किम की माँ के सामने शराब पीकर हंगामा करता है। ये देखकर किम की माँ दरवाजा बंद कर देती है। तभी वो ऊर्जा एक परिचित घर के अंदर डालकर वहां से भाग जाता है। किम जब उसे खोलती है तो उसमें एक मैप होता है जिसमें एक जगह पर बार बना होता है और एक्स मार्क वाली जगह पर सुइयों को दफनाया गया था। कट करके दिखाते हैं कि जूनियर सोल्जर खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा होता है। ये दृश्य एंग्री और सुइयों की आत्मा दोनों देख रहे होते हैं। तब सुइयोमुखी सोल्जर के बारे में सुइयों की आत्मा को सच्चाई समझ में आ जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसने अनजाने में ही गोली चलाई थी। उस घटना के बाद वो बेचारा बहुत पछता रहा होता है।
ये सोचकर कि मैं इसे मरने नहीं दूंगी, सुइयों की आत्मा गैंग्रीन से उस आदमी को किसी तरह बचाने के लिए कहती है। तब एंग्री उससे कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी, तभी मैं इसे बचाऊंगा। सुइयों की आत्मा मना कर देती है, फिर भी एंग्री उस सोल्जर को बचा लेता है। कट करके दिखाते हैं कि टीम को हेलो फिनलैंड लाया गया है। यहाँ पत्थर के दो रूप आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक बड़ा पत्थर होता है और दूसरा छोटा। बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को बुरी तरह पीट रहा होता है। ये दृश्य का मतलब ये होता है कि बचपन में किम ने अपने छोटे भाई को मारा था। उस समय उनकी माँ बहुत बीमार थी। उसी वक्त किम ने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश भी की थी। सुइयों को उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी वजह से किम उसे भी पीट देता है। भाई को खूब मारने के बाद किम घर छोड़कर भाग गया होता है। ये सब जानने के बाद हेलो फ्रेंड का देवता कहता है कि इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। फिर किम को सजा के लिए तैयार किया जाता है। अवनी गेम से मदद मांगी जाती है और गैंग्रीन फील्ड्स उसके वाइट से लिंक करता है और नी के जरिए बोलने लगता है। वो कहती है कि हमारा लास्ट डेट अभी नहीं आया है, इसके बाद भी एक आखिरी गेट है जिसे पार करना बाकी है। इन अनसुलझे हिसाब किताब हम साथ में फ्रिगेट पर पूरा कर लेंगे। देवता गैंग्रीन उनकी बात मान लेता है और कहता है कि अगर उस आखिरी गेट पर ये सारे राम सही साबित हुए तो किम की सजा टाल दी जाएगी। यही नहीं, तुम तीनों को भी कभी पुनर्जीवन नहीं मिलेगा और तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी। गार्डियंस कुछ देर सोचते हैं और आखिरकार इस शर्त को मान लेते हैं। कट करके धरती पर एंग्री को दिखाते हैं। वो सुइयों की आत्मा को उसी के शरीर में वापस जाने को कहता है। आत्मा वैसा ही करती है और सुइयों फिर से जिंदा हो जाता है। कट करके उनकी माँ को दिखाते हैं जो उस मैप की मदद से सुइयों को ढूंढती है। वो कर्नल के पास जाती है और उसे मैप दिखाकर कहती है कि मेरा बेटा कहीं नहीं भागा है, वो इसी जगह पर है। ये देखकर कर्नल हैरान हो जाता है और वो टीम की माँ को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। ये देखकर सुयोग चुप नहीं रहता और फिर से आत्मा का रूप ले लेता है। वो कर्नल को साइक्लोन की तरह घुमा देता है। गैंग्रीन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और हेयर को अपनी मदद के लिए बुलाता है। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से सुइयों को शांत करवाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अब टीम आखिरी गेट के अंदर पहुंच चुकी है। वहां का जज देवताओं का भी नेता होता है। ये वही देवता है जिसकी शर्ट पकड़कर टीम ने पहले इसे बुरी तरह अपमानित किया था। अब वही उनका आखिरी जज बनकर सामने खड़ा होता है और टीम का फैसला करने वाला होता है। गैंग्रीन सवाल करता है कि देवता, बिना पूरी बात सुने आप सजा कैसे तय कर सकते हैं? इस पर देवता कहता है कि इस इंसान ने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, अपनी गलती के लिए उसने कभी अपनी माँ से माफ़ी तक नहीं मांगी। इसे सज़ा देने के लिए इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है? तभी नी बीच में बोलती है कि उसने सिर्फ मारने की कोशिश की थी, मारा तो नहीं था। इतना ही नहीं, उसकी माँ को तो इस बात का पता भी नहीं था कि उसने ऐसी हरकत की थी। ये सब उसका बचपना था जिससे किसी को असली नुकसान नहीं पहुंचा। देवता गुस्से में आकर कहता है कि कौन कहता है कि उसकी माँ को कुछ पता नहीं था। उसकी माँ उस समय बीमारी की वजह से बेबस ज़रूर थी, लेकिन दिल से वो उसी दिन टूट चुकी थी जिस दिन उसे एहसास हुआ होगा कि उसका बेटा उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे हर हाल में सज़ा दूंगा। इन सब बातों के बीच जब किम को पता चलता है कि उसकी माँ उस समय होश में थी और उसकी सारी हरकतें देख रही थी, तो उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो फूट फूट कर रोता हुआ यप्पा के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ा कर कहता है कि किसी तरह मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए प्लीज़, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। वो रोते हुए एक पल के लिए भी खुद को संभाल नहीं पाता। देवता गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास 15 साल का वक्त था, लेकिन तुमने अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए एक पल भी नहीं निकाला। अब मरने के बाद तुम्हें याद आ रहा है कि माँ से माफ़ी मांगनी है? ये कहकर वो काफ़ी देर तक किम पर भड़कता रहता है। कट करके दिखाते हैं कि नीचे धरती और ऊपर देवताओं की दुनिया के बीच सुइयों और गैंग्रीन खड़े होते हैं। फिर देवताओं के देवता को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ भूकंप जैसा माहौल बना होता है। तभी ज़मीन में किम की माँ का चेहरा दिखाई देता है। असल में सुइयों की आत्मा उसकी माँ के सपने में जाकर कहती है कि माँ, अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, मुझे परलोक में नौकरी मिल गई है। ये सुनकर उसकी माँ रोते हुए उसे विदा करती है। तभी सुइयो उसकी माँ से कहता है कि तुम्हें याद होगा कि कई साल पहले किम ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। शायद तुम ये बात भूल चुकी हो, लेकिन किम इन कई सालों से इस बात पर पछता रहा है। बचपन में की गई उस गलती के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था और तुम्हें पैसे भी भेजता रहा। वो हर दिन इस पछतावे में खुद को अंदर से मार रहा था। इस तरह वो किम की सच्चाई उसकी माँ को बताता है। उसकी माँ कहती है कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, गलती तो मेरी भी थी कि मैं तुम दोनों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो सुइयों को गले लगाती है। ये पूरा दृश्य परलोक में गार्डियंस और देवताओं के देवता भी देख रहे होते हैं। इस पर सुइयों अपनी माँ के रूप को गले लगाकर आखिरी बार उनसे माफ़ी मांगता है।
ये देखकर वहाँ मौजूद सभी की आंखें भर आते हैं और वहाँ खड़ा वक्री फूट फूट कर रोने लगता है। आखिर में देवताओं का देवता आगे बढ़कर उस कागज़ को फाड़ देता है जिसमें टिम की सज़ा लिखी हुई होती है। वो कहता है कि जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो हम तुम्हें सज़ा कैसे दे सकते हैं। तुमने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और तुम्हारी माँ ने भी दिल से तुम्हें माफ़ कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें पुनर्जीवन देता हूँ। तुम सारी परीक्षाएं पास कर चुके हो। इस तरह किम को दोबारा जीवन मिल जाता है और वो पहले जैसा हो जाता है। वो इमली का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। कट करके धरती पर गैंग्रीन को दिखाते हैं। उसके पास एक टिकट होता है जो सुइयों का टिकट होता है। ये टिकट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पहले निकला था। ये देखकर हेयर चौंक जाता है और कहता है कि इसे भी पहले हम काट देंगे। अगर हम इस टिकट को परलोक में ले गए तो हमें पहले गेट पर भी एंट्री नहीं मिलेगी और हमें वहाँ से भगा दिया जाएगा, और आप इसे पैरागन का टिकट देना चाहते हैं। इस तरह वो गैंग्रीन की टांग खींचता है। इस पर एंग्री कहता है कि मैं तुम्हारा सीजर हूँ, याद है या नहीं? क्या मैं सिर्फ आदेश नहीं दे सकता और तुम्हारा काम सिर्फ हमें मानना है? हेयर गुस्से में जवाब देता है कि ये पहली बार है जब मैं आपको उल्टा जवाब दे रहा हूँ। इससे पहले क्या मैंने आपकी कभी अवहेलना की है? उसका सवाल सुनकर गैंग्रीन सोच में पड़ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि एक बार पहले भी जब एंग्री ने आदेश मानने से इनकार किया था तब असल में वो देवताओं के देवता का आदेश था। गैंग्रीन से उसका झगड़ा भी इसी वजह से हुआ था। देवताओं ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि धरती पर जिस मकसद के लिए एंग्री आया था उसे पूरा किए बिना वो सुइयों की आत्मा के साथ लुका छिपी खेलकर वक्त बर्बाद कर रहा था। ये बात गैंग्रीन को अब साफ साफ समझ में आ जाती है। कट करके किम की माँ को दिखाते हैं। उसके नाम एक पार्सल आता है जिसे एंग्री खुद डिलीवर करता है। उस पार्सल में एक राइस कुकर होता है जो किम ने अपनी माँ के लिए खरीदा था। उसके अंदर एक चिट्ठी भी होती है जो किम ने अपनी माँ के नाम लिखी होती है। उस चिट्ठी में किम अपनी माँ से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। उसमें यह भी लिखा होता है कि उसने माँ को मारने की कोशिश क्यों की थी। उस वक्त वो बहुत छोटा था, उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए वो सोच बैठा था कि बिना दर्द दिए माँ को मारकर खुद और अपने पूरे परिवार को भी ख़त्म कर देगा। यही उसका खौफनाक प्लान था। लेकिन उस दिन सुइयों ने उसे देख लिया था और इसी वजह से वो घर छोड़कर भाग गया। वो लिखता है कि 15 साल घर से दूर रहने के बावजूद उसने अपनी माँ और भाई का पूरा ख्याल रखा, उनके लिए बहुत मेहनत करके काम किया और पैसे भेजता रहा। इतना ही नहीं, बीमार माँ को खुश रखने के लिए वो 15 साल तक झूठी चिट्ठियाँ भेजता रहा कि वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा है, उसकी शादी हो गई है और वो अपने परिवार के साथ बहुत सुखी है। उसकी चिट्ठियाँ पढ़कर उसकी माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता था। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीन, एंग्री और हेयर तीनों मिलकर पैरागन यानी सुइयों को परलोक ले आते हैं और उसे पूर्ण जीवन दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। नियम ये होता है कि अगर ये तीनों गार्डियंस पैरागन को पुनर्जीवन दिला देते हैं तो तीनों गार्डियंस खुद भी अपना पूर्ण जीवन छोड़ देंगे। इस बड़े ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आगे चलकर क्या ये गार्डियन सुइयों को सच में पुनर्जीवन दिला पाएंगे? गैंग्रीन का अंतिम फैसला क्या होगा और एंग्री व हेयर आगे क्या कदम उठाएंगे? ये सब जानने के लिए इस मूवी का सीक्वल देखना जरूरी है। बहुत जल्द हम इसका सीक्वल वीडियो में लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वे भी इसकी कहानी और आगे आने वाला सीक्वल देख सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।